Good afternoon, everyone. Even a very good morning and good afternoon both. All right, हम लोग बात कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन में स्टार्ट करते हैं. गुड आफ्टरनून आप सभी को. अंजलि, पर्व, अंकित, नेहा, तनिष्का, हर्षित, आप सभी को अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. ऑल राइट, ठीक है, कीबोर्ड में बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर मैंने कर दिया. ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट रेडॉक्स रिएक्शन का जो हमारा रिमेनिंग लेक्चर है स्टार्ट करते हैं. और आप सबका ध्यान चाहिए, कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर पे, राइट. तो एन फैक्टर के बहुत सारे केस हैं. एक केस पे बात हो चुकी थी जब या तो केवल ऑक्सीडेशन हो या तो केवल रिडक्शन हो एक ही स्पीसीज का. अगला जो केस है बच्चों, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक से ज्यादा स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या तो एक से ज्यादा स्पीसीज रिड्यूस हो रहे हैं. समझिएगा, हम लोग एन फैक्टर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट. और एन फैक्टर के कैलकुलेशन में एक केस हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, राइट. और वो जो एक केस था उसमें या तो ऑक्सीडेशन हो या तो रिडक्शन होता था, लेकिन एक एटम का होता था. क्लियर. लेकिन आज हमारा जो केस 2 है उसमें एक से ज्यादा एटम, मोर देन वन एटम. अब वो एटम एक जैसे हो सकते हैं या वो एटम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका या तो केवल ऑक्सीडेशन हो रहा या तो केवल रिडक्शन हो रहा. इसे ऐसे समझते हैं. इमेजिन करो हमारे सामने एक स्पीसीज है एबी, राइट. अब ये जो एबी है इसमें लेट से इमेजिन करते हैं ए पे चार्ज +1 है, बी पे चार्ज +2 है, लेट से. तो हुआ क्या, ऐसी रिएक्शन हुई कि जो ए है वो +1 से +3 में चला गया और जो बी है वो +2 से +4 में चला गया. कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, अलग अलग एटम का हो रहा, लेकिन दोनों का ऑक्सीडेशन ही हो रहा. अगर कभी ऐसा हो तो एन फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे करें मैं वो बताता हूं. क्लियर. तो इसे एक रियल एग्जांपल की मदद से समझते हैं. इमेजिन करें आपके सामने है Fe2O4, दैट इज फेरस ऑक्सलेट. आप सब जानते हैं जो ऑक्सलेट है इस पे चार्ज है 2- का, यानी कि इस पे कितना चार्ज है +2 का. क्लियर. अब कोई रिएक्शन हुई, उसमें हुआ क्या, जो Fe है, जो फेरस है, वो फेरिक में कन्वर्ट हो गया और जो ऑक्सलेट है वो CO2 में कन्वर्ट हो गया. क्लियर. तो आप देख सकते हैं +2 से +3 में गया और जो ऑक्सलेट आयन है दैट इज C2O4 2-, उसमें जो कार्बन है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बच्चों कितना है +3. तो कहने का मतलब है यहां पर कार्बन +3 से +4 में गया और अगले वाले में जो आयरन है वो +2 से +3 में गया. तो कहने का मतलब क्या है कि एटम तो अलग अलग है पर दोनों का ऑक्सीडेशन ही हो रहा. तो या तो ऐसे ही रिडक्शन का केस हो या तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन का केस हो, राइट. तो जब कभी ऐसा होता है तो उसका एन फैक्टर हम कैसे निकालें. तो एन फैक्टर का रूल होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. जो रूल मैंने आपको कल बताया था वही रूल आज एज इट इज है और रूल था टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. यानी कि Fe +2 से +3 गया तो इसे हम लोग कह देते हैं N1, राइट. तो +2 से +3 कितने Fe लेफ्ट हैंड साइड पर है, एक. तो एक Fe पे कितने का चेंज है, एक का. तो N1 मतलब पहले का इनफैक्टर कितना है, 1. क्लियर. अब आते हैं ऑक्सलेट पे. तो ऑक्सलेट +3 से कहां गया, +4. एक कार्बन पे कितने का चेंज है, एक का. तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने कार्बन है, 2. तो टोटल चेंज कितना हो गया, 2 का. यानी N2 कितना हो गया, 2 का. तो ऐसे स्पीसीज का जिसमें एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है या एक से ज्यादा रिडक्शन होता है बच्चों, उसका जो एन फैक्टर है वो फॉर्मूला है N1 + N2. N1 + N2. कहने का तात्पर्य है अगर हमें फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर निकालना है तो एन फैक्टर होगा 1 + 2 बोले तो 3. क्लियर. यानी जो मैं एग्जांपल आपसे शुरुआत में डिस्कस कर रहा था जिसमें AB A+3 B+4 में कन्वर्ट हुआ, तो सबसे पहले हम N1 निकाल लेते हैं, हम N2 निकाल लेते हैं. क्लियर. तो A जो कन्वर्ट हो रहा उसे मैं N1 कह रहा हूं, B जो कन्वर्ट हो रहा उसे मैं N2 कह रहा हूं. तो N1 की वैल्यू कितनी है, +1 से +3 क्या कितने का चेंज है, 2 का. यानी N1 कितना है, 2. और इसी प्रकार से N2 कितना है, 2. तो जो नेट एन फैक्टर होगा, जो टोटल एन फैक्टर होगा वो N1 + N2 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 होगा. क्लियर. तो इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं और जो अगला एग्जांपल है वो है Fe2C2O4 होल थ्राइस, राइट. अब इसका एन फैक्टर कैसे निकालें. बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है सेकंड एग्जांपल में.
सबसे ज्यादा गलती। और क्यों करता है जरा सुनिएगा। वो जल्दबाजी में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालता, तो वो क्या करता है, Fe+2 मान लेता है इसे, और वास्तविकता में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+2 नहीं है। तो जो कभी स्पीसीज आपको गिवन हो बेटा, सबसे पहले आप उसमें सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जरूर निकालेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्लियर? आप सब देख रहे हैं ऑक्सलेट आयन है, और जो ऑक्सलेट आयन है उस पे कितना चार्ज है, 2 माइनस का। तो कितने ऑक्सलेट आयन है, 3। तो टोटल कितना चार्ज हो गया, 6 माइनस का। मतलब Fe पे टोटल कितना चार्ज हो गया, 6 प्लस का। तो एक Fe पे कितना चार्ज हो गया, +3 का। चाहे ओरल कर लो चाहे ऐसे कर लो। कैसे? जिसका निकालना है उसे x मान लेते हैं। तो 2x - 6 = 0। ऑक्सलेट है ना यार, तो x कितना आ गया, +3। यानी कि एक आयरन पे कितने का चार्ज है, +3 का। अब दिमाग में एक चीज को समझना यार, आयरन +3 से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर कभी इसकी रिएक्शन होगी तो Fe+3 से +4 नहीं हो सकता, आयरन +4 OS में नहीं हो सकता। यानी कि अगर कभी ऑक्सीडेशन होगा तो केवल ऑक्सलेट का होगा, फेरिक का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर? अब कैसे हुआ देखिएगा। तो हुआ क्या, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो Fe+3 में पहले भी था, अभी भी +3 में, राइट? लेकिन जो ऑक्सलेट है वो पहले किस में था, +3 में, और अभी कहां पहुंच चुका है, +4 में। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज हुआ, और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ यानी या तो इलेक्ट्रॉन लिया है या तो इलेक्ट्रॉन दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, +3 से +4 हुआ यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। क्लियर? तो भैया एन फैक्टर तो अपने को निकालना है, और एन फैक्टर का फॉर्मूला है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब कैसे निकालें? तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने कार्बन है ये देख लो। 3 2 जा 6, ऑक्सलेट में 2 कार्बन और बाहर लगाए होल थ्राइस, मतलब टोटल कितने कार्बन हो गए, 6। अब एक कार्बन पे कितने का चेंज है, 1 का। +3 से +4 हुआ ना, तो एक कार्बन पे कितने का चेंज है, 1 का। तो 6 कार्बन पे कितने का चेंज होगा, 6 का। यानी इसका एन फैक्टर कितना होगा, 6। बच्चों, फेरिक ऑक्सलेट का जो एन फैक्टर है वो है 6। आई होप आप सबको समझ में आया ये 6 क्यों है। क्लियर? तो अपना रूल ये कहता है कि भाई अगर ऑक्सीडेशन होगा या केवल रिडक्शन होगा तो जो टोटल एन फैक्टर है वो N1 + N2 + N3 + N4 यही होगा। क्लियर? मतलब केवल ऑक्सीडेशन हो रहा या केवल रिडक्शन हो रहा तो सबको ऐड कर दो। अगला जो केस है वो है आयोडाइड आयन का। अब आयोडाइड आयन का जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। क्यों डिफरेंट है वो समझिएगा, क्योंकि अलग अलग मीडियम में, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में इसका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि आयोडाइड आयन जब बेसिक मीडियम में होता है, कैसा मीडियम है, बेसिक मीडियम, तो वो IO3- में कन्वर्ट होता है, और वहीं पे जब एसिडिक मीडियम होता है तो वो I2 में कन्वर्ट होता है। हालांकि ऐसा कंसेप्ट आपको IOC में बताया जाता है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को भूल गया है मैं बता देता हूं, ऐसे कन्वर्जन होता है। इसे ऐसे समझो, कल को सवाल आपको बोलेगा रिएक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अब बच्चा समझ गया कि भाई आयोडाइड है मतलब I- है, पर सवाल कह रहा है रिएक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन एसिडिक मीडियम। तो जैसे एसिडिक मीडियम बोला तो समझ जाना है पक्की बात है I2 में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर बेसिक मीडियम बोला होता तो समझ जाना जो I- है वो IO3- में कन्वर्ट है। क्लियर? तो अपने को इसे दिमाग में रखना होगा कि इसका मीडियम के बदलने से प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनता है। खैर अभी तो हम एन फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो चलो कैलकुलेट करते हैं एन फैक्टर, एक बेसिक मीडियम में और एक एसिडिक मीडियम में। क्लियर? अब कैसे कैलकुलेट करें बच्चों, जरा देखिएगा। I- से क्या बना, IO3-। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1, और यहां पे कितना है, +5। हम किसका एन फैक्टर निकाल रहे हैं, I- का। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इसके बाद एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे। हम किसका इन फैक्टर निकाल रहे हैं, I- का। हम किसमें चेंज देख रहे हैं, I- में, राइट? तो I- कहां से कहां गया, -1 से +5। कितने का चेंज, +6 का। मतलब एन फैक्टर कितना होगा, वैलेंस फैक्टर कितना होगा, 6 का। लेकिन अगर वहीं पर बच्चों एसिडिक मीडियम होता, कैसा होता, एसिडिक मीडियम होता, तो I- कहां गया है, I2 में। तो अब अपने को देखना है चेंज, राइट? I- से जब I2 बना तो -1 से 0 गया। अपने आप से पूछो हम किसका एन फैक्टर निकाल रहे हैं, हम एन फैक्टर निकाल रहे I- का। तो I- में कितने आयोडाइड है, 1। तो कितने पे चेंज देखना है, 1 पे। तो एक आयोडीन पे कितने का चेंज है, 1 का। यानी कि एन फैक्टर कितना होगा बच्चों, 1 का। अगर आप समझ पाए हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं पूरी क्लास क्या आंसर देती है। इमेजिन करो I2 से I- लिखा होता और आपसे एन फैक्टर पूछा होता तो आपका जवाब क्या होता। I2 से I- लिखा होता और आपसे एन फैक्टर पूछा होता तो आपका जवाब क्या होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। I2 से I- बना तो हम किस पे एन फैक्टर निकाल रहे हैं, I2 का, राइट?
तो I2 का एन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने आयोडीन है? 2। तो हमें चेंज किस पे देखना है? 2 पे। तो एन फैक्टर कितना होगा बच्चों? 2। क्लियर? तो अब आपको एन फैक्टर निकालना आने लगा अगर एक से ज्यादा स्पीशीज का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है तब। केस 1 एक एटम का, केस 2 एक से ज्यादा एटम का, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं बच्चों, ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन, यानी कि एक ही एटम का ऑक्सीडेशन हुआ और एक ही एटम का रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है। तो अपने को निकालना क्या है? एन फैक्टर। और एन फैक्टर का एक ही फॉर्मूला था, क्या? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। पर यहां पे कैसे निकालते जरा वो देखिएगा। तो इमेजिन करो हमारे सामने एक एटम ए है, ये ए प्लस ए में कन्वर्ट हो गया और ए माइनस बी में कन्वर्ट हो गया, यानी जीरो से प्लस ए गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और जीरो से माइनस बी गया, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ। अब हमें कैसे निकालना है इसका एन फैक्टर जरा वो देखिएगा बच्चों। हम लोगों ने इसको थोड़ा सा उल्टा सोचा। कैसे? जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ए से जब ए प्लस में जा रहा है, तो उस समय इक्विवेलेंट वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो जब ए से ए प्लस में गया तो इसका एन फैक्टर कितना है? ए। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर बोले तो ए। इन द सेम वे जब ए से ए माइनस बी में गया तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? बी का। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बी का। तो हमने क्या किया, एक बार ऑक्सीडेशन का एक बार रिडक्शन का इक्विवेलेंट वेट लिख लिया। लेकिन सवाल हमसे केवल ऑक्सीडेशन या केवल रिडक्शन का इक्विवेलेंट वेट नहीं पूछा है, सवाल हमसे पूरे रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट पूछा है। इमेजिन करो, तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन का इक्विवेलेंट वेट प्लस रिडक्शन का इक्विवेलेंट वेट अपन उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो आप सब जानते हैं जो इक्विवेलेंट वेट है उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, राइट? तो जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, वो किससे रिप्रेजेंट करेगा? एन फैक्टर को। तो जो डिनोमिनेटर आता है वो कुछ ऐसा आता है, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तो हमने यहां से एक रूल बना लिया। क्या रूल बना लिया? कि जब कभी डिस्प्रपोर्शनेशन में एन फैक्टर निकालना होगा तो हमारा एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला होगा, दैट इज a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है बच्चों? जब आप ए और बी को कैलकुलेट करेंगे तो आपको याद रखना है जो ए और बी है दैट मस्ट बी टोटल चेंज, दैट मस्ट बी टोटल चेंज। मैं क्या कहना चाहता हूं, अपनी बात को और क्लियर करता हूं एक एग्जांपल के माध्यम से। इमेजिन करो ये हमारे सामने रिएक्शन गिवन है, राइट? I2 प्लस OH माइनस से बना I माइनस प्लस IO4 माइनस। क्लियर? तो इसे मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूं, I2 से क्या कन्वर्जन हुआ? I माइनस प्लस IO4 माइनस। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, 0 से -1, और यहां पे निकाल कितना आएगा? x माइनस 8 इक्वल टू -1, यानी कितना आया बच्चों? +8। आप देख सकते हैं इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये कहने का तात्पर्य है कि एक ही एटम का रिडक्शन, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन। अब हमें निकालना है यहाँ पे एन फैक्टर। तो भैया एन फैक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, जहां पर a ऑक्सीडेशन का चेंज है और जहां पर b रिडक्शन का चेंज है, या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कुछ भी कर दो। लेकिन याद क्या रखना है कि जो a और b है वो टोटल चेंज है। तो टोटल चेंज का मतलब क्या है, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, राइट? लेफ्ट हैंड साइड पर कितने आयोडीन है? 2। ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड साइड पर कितने आयोडीन है? 2। तो एक बार रिडक्शन को चुनते हैं, चुने, रिडक्शन को चुन लिया। अब 0 से कहां गया? -1। तो एक आयोडीन पे कितने का चेंज है? 1 का। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने आयोडीन है? 2। तो टोटल चेंज कितना है? 2 का। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2। हेलो, टोटल चेंज का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एटम है हमें वो टोटल कैलकुलेट करना है। इन द सेम वे हम आते हैं ऑक्सीडेशन पे। तो 0 से कहां गया? +7 पे। तो एक आयोडीन पे कितने का चेंज है? 7 का। तो दो आयोडीन पे कितने का चेंज हो गया? 14 का। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 14। क्लियर? बी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 14। क्लियर? अब हमें निकालना है एन फैक्टर। तो लगा दो ना फॉर्मूला यार, एन फैक्टर इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। बोले तो 28/16, बोले तो सिंप्लीफाई कर लोगे क्या? 7/4। तो इसका जो एन फैक्टर है बच्चों वो कितना आया? 7/4। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो रेज योर हैंड। हाँ, बस याद रखना हमें यहां पे कैलकुलेट करना है टोटल चेंज, राइट? क्लियर? क्लियर? अगर आप इसे सीख गए हैं
तो एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं, तब मैं समझ जाऊंगा हाँ ये पक्का हो गया। बच्चों मैंने कहा अगर कभी डिस्प्रपोर्शनेशन का एन फैक्टर निकालना है तो आप इक्विवेलेंट वेट से भी निकाल सकते हो, या सिंपली फॉर्मूला याद रखो ना यार, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। बस फर्क इतना है कि जो ए और बी है वो टोटल चेंज। सर टोटल चेंज का मतलब क्या है? तो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया कि टोटल चेंज का मतलब क्या है, राइट? अगर आप इसे समझ गए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है, आप सभी मुझे इसका एन फैक्टर बताएंगे। सवाल आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछा है। क्या पूछा है? इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले आप लोग मुझे एन फैक्टर बता दो। एन फैक्टर निकलते इक्विवेलेंट वेट तो आसानी से आएगा ना यार। एन फैक्टर आप तो मुझे बता दो, ठीक है क्या? एन फैक्टर आप मुझे बता दो यार। सबसे पहले देखो, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, क्या ये रिडक्शन है, क्या ये ऑक्सीडेशन है? ये केस कौन सा है? याद रखिएगा, हमें टोटल चेंज निकालना है जल्दी से। अब्दुल रहमान ने आंसर दिया वो गलत है, श्रेया गुप्ता ने बिल्कुल सही आंसर, नेहा बिल्कुल सही कह रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, बट आई वांट एन फैक्टर। टोटल चेंज निकालो ना यार। शुभजीत बेटा जल्दबाजी में आंसर दिया। पंकज बिल्कुल सही आंसर है। मोहम्मद सकलेन सही है। चलिए आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, मेरे साथ एक बार और सीख लो, एक बार और, फिर सही जवाब देना एक बार और, राइट? चलो हमारे सामने H2O2 से बना H2 प्लस हाफ O2, क्लियर? हमने क्या किया, इस रिएक्शन को लिख लिया। आपका ध्यान चाहिए, H2O2 में, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आपका ध्यान चाहिए। H2O2 में ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? -1। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? -1। इस वाले ऑक्सीजन कितना है? -2। यहाँ कितना? 0। तो आप देख सकते हैं वही ऑक्सीजन -1 से -2 गया, मतलब भाई रिडक्शन हुआ। वही ऑक्सीजन -1 से 0 गया, मतलब भाई ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब एक ही एटम का रिडक्शन, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन तो है ना? ये डिस्प्रपोर्शनेशन तो है ना? बिल्कुल है। अब एन फैक्टर का फॉर्मूला याद करो। तो एन फैक्टर का फॉर्मूला होता है a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। अब ए और बी है क्या? टोटल चेंज ऑक्सीडेशन वाले का, टोटल चेंज रिडक्शन वाले का। चलो निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर कितने ऑक्सीजन है? 2। तो सबसे पहले हम रिडक्शन वाले को निकालते हैं, ठीक है? तो रिडक्शन वाले को मैं ए बोल देता हूं, कुछ भी बोल दो चलेगा। रिडक्शन वाले को मैंने ए बोल दिया, चलेगा। -1 से -2। एक ऑक्सीजन पे कितने का चेंज है? एक ऑक्सीजन पे कितने का चेंज है? एक का। एक ऑक्सीजन पे कितने का चेंज है? एक का। तो दो ऑक्सीजन पे कितने का चेंज है? 2 का। भाई लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 2। तो चेंज किस पे निकालोगे? 2 का। क्लियर? तो रिडक्शन में भी 2 कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन में भी 2 कैलकुलेट करना है। समझ पाए? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब चलो बात करते हैं बी की। बी बोले तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां से कहां गया? -1 से 0। तो एक ऑक्सीजन पे कितने का चेंज है? 1 का। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 2। तो कितने का चेंज है? 2 का। मतलब बी की वैल्यू भी कितनी है? 2। लो भाई चलो एन फैक्टर तो आ गया। a इंटू बी बोले तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 बोले तो 4/4 बोले तो 1। बच्चों सुनिएगा ध्यान से, जब H2O2 का डिस्प्रपोर्शनेशन का आपसे एन फैक्टर पूछेगा तो एन फैक्टर विल बी 1। एन फैक्टर विल बी 1। एन फैक्टर विल बी 1। एन फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट वेट तो आ ही जाएगा ना यार। बोलो कैसे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, बोले तो 34। इज दिस क्लियर? ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको अभी भी नहीं समझ में आया? रेज योर हैंड। और अगर अभी आपको समझ में आ गया तो एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, पूछ लो क्या? एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, पूछ लो क्या? सवाल नंबर 1, अगर रिएक्शन केवल ऐसे दिया होता, H2O2 से बना हाफ O2, तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना होता? अगर सवाल ऐसे दिया होता, H2O2 से बना H2O, बताओ एन फैक्टर कितना होता? अगर सवाल ऐसे दिया होता, H2O2 से बना H2O प्लस हाफ O2, बताओ एन फैक्टर कितना होता? तीनों केस में सभी लोग सबसे पहले पहले केस का बताएंगे, फर्स्ट केस का एन फैक्टर जल्दी से। H2O2 से बना हाफ O2, फर्स्ट केस में क्या बात है यार, ऑक्सीजन -1 से कहां गया? 0। तो एक ऑक्सीजन पे 1 का चेंज, दो ऑक्सीजन पे 2 का चेंज। इन द सेम वे -1 से कहां गया? -2। एक ऑक्सीजन पे 1 का चेंज, दो ऑक्सीजन पे 2 का चेंज। और थर्ड वाला अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, एन फैक्टर इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया, शानदार, सभी लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छे। तो अपना पहला केस हो गया केवल ऑक्सीडेशन का या केवल रिडक्शन का, दोनों एक ही चलेगा। दूसरा केस था एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज हुए या एक से ज्यादा एटम रिड्यूस हुए। और तीसरा केस था डिस्प्रोपोर्शनेशन का। एक सिंपल सा फॉर्मूला आया, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, राइट? a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, राइट? और a और b कैसे निकालना मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट केस है बच्चों अपने सामने, केस ऑफ रेडॉक्स। अब रेडॉक्स में कैसे निकालें? केवल ऑक्सीडेशन हो गया,
केवल रिडक्शन हो गया, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन, एक ही एटम का रिडक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया, लेकिन अब रेडॉक्स है, पूरा का पूरा रेडॉक्स समझते हैं बच्चों। तो ले चलते हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हालांकि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा कई बार किया है, फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप एनोडिक हाफ सेल लिखा करते थे, बोलो याद आया। कैथोडिक हाफ सेल लिखा करते थे, बोलो याद आया। बोलो याद आया। जब कभी रेडॉक्स होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन, उसमें रिडक्शन दोनों होता है। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, जिंक से बना करता था जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, याद आया। कॉपर 2+ से बना करता था कॉपर, याद आया। बच्चों जब कभी रेडॉक्स का एन फैक्टर निकालना होता है तो वो एन फैक्टर होता है टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। वो एन फैक्टर होता है टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द रिएक्शन। इसका हमने ट्रिक बनाया था। ट्रिक क्या बनाया था? जो एन फैक्टर है वो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हुए, वो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हुए। जैसे अभी कितने इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हुए? 2। तो इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना होगा? 2। लेकिन कभी ऐसा भी होता था कि इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट नहीं होते थे, तो हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो। बोलो याद है। तो जितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ वही उसका एन फैक्टर होगा। तो अगर कभी किसी रेडॉक्स का एन फैक्टर निकालना है तो वो ऐसे होगा। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने सिंपल सिंपल केस पढ़े, कॉम्प्लेक्स रेडॉक्स के केस नहीं पढ़े, क्योंकि उस समय आपको बैलेंसिंग नहीं आती थी। आज मैं कुछ ही देर में आपको बैलेंसिंग बताऊंगा, तो रेडॉक्स के सभी केसेस का एन फैक्टर निकाल पाओगे। इज दिस क्लियर? खैर, अभी दिमाग में तो रूल बना लो, क्या एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। याद करो कल की कहानी कैसे चल रही थी। एन फैक्टर हम क्यों निकाल रहे? ताकि हम इक्विवेलेंट वेट निकाल पाए। इक्विवेलेंट वेट हम क्यों निकाल रहे? ताकि हम ग्राम इक्विवेलेंट लगा पाए। समझ पा रहे हो क्या? अब समझना मेरी बात को। अपने पास एन फैक्टर निकालने के सारे केस आ चुके हैं दिमाग में। केवल एसिड होगा आपको पता है, केवल बेस होगा आपको पता है, सॉल्ट होगा आपको पता है, आयन होगा आपको पता है, कोई एटम होगा आपको पता है, केवल ऑक्सीडेशन होगा आपको पता है, केवल रिडक्शन होगा आपको पता है, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो आपको पता है, रिडॉक्स होगा तो आपको पता है। आप इस काबिल है अब कि हर तरह के सवाल कर सकते हैं। अभी सवाल आने वाला है। क्लियर? सब पता है। ऑलराइट, तो चलो कुछ एक सवाल करते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पे एक सवाल है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास, राइट? ऑब्वियसली अब कैसे आंसर देना वो सुन लो। आप सबको पता है जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है, राइट? तो आपको तो मुझे एन फैक्टर बताना है और इक्विवेलेंट वेट क्या बताना है। जैसे मान लो किसी का एन फैक्टर 1 है ना, तो आपने आंसर क्या देना है? m/1। अगर किसी का एन फैक्टर 2 है तो आपने आंसर क्या देना है? m/2। क्लियर? सवाल को पढ़ेंगे, आंसर देंगे सभी लोग, सभी लोग। ये 4 ऑप्शन नहीं है, टिक नहीं करना एक ऑप्शन सर, सेकंड वाला, थर्ड वाला। ये 4 पार्ट है सवाल की। आदत हो चुकी है, बच्चा कह रहे सर सेकंड ऑप्शन, सर थर्ड ऑप्शन, नहीं ऐसा नहीं है। ऑप्शन नहीं है, 4 पार्ट है सवाल के। स्वागत ने सबसे पहले सही आंसर दिया, 1 2 3 का दिया भैया, 4 का कौन देगा? फोर्थ वाले का भी आंसर देना है। 4 पार्ट है सवाल के। चलिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सब लोग दे देंगे, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। यार फर्स्ट वाले में H3PO4 से क्या बना है? H2PO4, यानी कितने H+ रिलीज हुए हैं? कितने H+ रिलीज हुए? 1। और आप सब जानते हैं किसी एसिड का एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी होता है, जो इस बात का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज। यस और नो? तो अपने को पता है कि पहले वाले में एक ही हाइड्रोजन यूज, कैसे पता चला? यार प्रोडक्ट देखो ना, तो पहले वाले का एन फैक्टर कितना हो गया? 1। दूसरे वाले में कितने हाइड्रोजन निकले? 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2। तीसरे वाले में कितने हाइड्रोजन निकले? 3, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 3। पहला दूसरा तीसरा तो किसी को डाउट नहीं है। यस और नो? पहला दूसरा तीसरा तो किसी को डाउट नहीं है। क्या बात है। चलो चलते हैं फोर्थ में। यार फोर्थ वाले को ध्यान से देखो ना, फोर्थ वाले में जो फॉस्फोरस है +5 पे, राइट? और जो फॉस्फीन है उसमें फॉस्फोरस -3 पे। अब अपने आप से पूछो, आपसे किसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है? H3PO4 का। तो आपको किसका एन फैक्टर चाहिए? H3PO4 का। आपसे किसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है? H3PO4 का। आपको किसका एन फैक्टर चाहिए? H3PO4 का। बाकी दुनिया से मतलब नहीं है। आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा, पर आयोडीन का एन फैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट वेट पूछा नहीं है। जिसका पूछा उसका बताओ ना यार। +5 से -3 कितने का चेंज है? 8 का। कितने फॉस्फोरस है लेफ्ट हैंड साइड? 1। तो कितने पे चेंज देखना? 1 पे। एक फॉस्फोरस पे कितने का चेंज? 8 का। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 8। तो बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन। क्लियर?
बोलो क्लियर। क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट, तो अगर आप सीख गए हैं बच्चों, तो अगला जो सवाल है सबसे बेहतरीन सवाल है, इसे हम धमाकेदार सवाल कहते हैं। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है, चैलेंज है, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। आपके सामने रिएक्शन लिखी है, इक्विवेलेंट वेट पूछा है, अगेन वही मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर के फॉर्म में आंसर देना है। चैलेंज है, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। ऑक्सीजन का बदला कहां बेटा, ऑक्सीजन का स्पेशल बदला कहां, जिसका बदलता है ऑक्सीडेशन नंबर उसका देखते हैं ना। ऑक्सीजन -2 जो बदला ही नहीं, उसमें चेंज क्यों देखोगे। स्वागत, गलत है आंसर। आदित्य, गलत है आंसर। आशीष, गलत है आंसर। शुभजीत, गलत है आंसर। मैंने कहा ना, अच्छा सवाल है यार, और ये हमारे टेस्ट सीरीज का सवाल है, कभी जेई में भी आया था, बट वही है कि हर बार लिखते नहीं है, बट बड़ा फेमस सवाल है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। आंसर लिया, अरे वाह, श्रीकांत ने आंसर दे दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन श्रीकांत। श्रीकांत, शुभजीत ने भी अब सही आंसर दे दिया। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका नाम है श्रीकांत सिंह, बहुत अच्छे। चलिए आप सबका ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए। S2S3 से बन रहा है S2O5, राइट। अब एक चीज समझो यार, आपसे किसका, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लिसन केयरफुल, आपसे किसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है, किसका पूछा है, S2S3 का। तो किसका एन फैक्टर निकालना है, S2S3 का। पूरी दुनिया से मतलब नहीं है, और किसका चेंज हुआ उससे मतलब नहीं है, बस इन्हीं दोनों को फोकस, इन्हीं दोनों को ऑब्जर्व करना है। क्लियर। अब AS2S3 को ध्यान से देखो, AS2S3 में जो S है वो सल्फाइड है, क्या है वो, सल्फाइड। और आपको पता होना चाहिए कि सल्फाइड जैसे हम बोल देते हैं, जैसे कि ऑक्साइड, तो ऑक्साइड बोलते से क्या आ गया, -2, तो सल्फाइड बोलने से क्या आ गया, -2। मतलब सल्फर पे कितना चार्ज है, -2 का, तो कितने सल्फर है, 3, तो कितना चार्ज हो गया, -6 का, राइट। तो कैसे कहोगे 2x - 6 = 0, तो x कितना आ गया, +3, यानी कि यहां पे जो आर्सेनिक है उस पे कितना चार्ज है, +3 का। क्लियर। आर्सेनिक पे चार्ज +3 का है, सल्फर पे चार्ज -2 का है, यहां पर निकालते हैं, तो 2x - 10 = 0, तो x कितना आ गया, +5, तो AS पे कितना चार्ज है, +5। क्लियर, भूलना नहीं है, यहां का आर्सेनिक +3 से +5 गया, ओ भैया सल्फाइड भी तो -2 से +6 गया। हम जब AS2S3 का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, तो AS2S3 में जितने एटम हैं, हम उन सब में चेंज देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो सबका चेंज देखना है यार। अब बच्चे सबसे बड़ी गलती यहां पे यही करते हैं कि वो सबका चेंज नहीं देखते, तो अपने को इसमें जो चेंज निकालना है वो सबका निकालना है। तो एक आर्सेनिक हो गया और एक सल्फर हो गया, क्लियर, खेल खत्म। इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर देता हूं, देखना आपको समझ में आएगा। AS2S3 से बन रहा AS+5 और साथ में बन रहा सल्फर +6। यहाँ पे AS कहां है, +3 में, सल्फर कहां है, -2 में। ध्यान से देखना बेटा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, +3 से +5 ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, +3 से +5 ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, जल्दी जल्दी बोलो यार। ऑक्सीडेशन। -2 से +6 ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, -2 से +6 ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। क्या दोनों ही एटम ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, तो आप मुझे बताओ, ये केस 1 है कि केस 2 है कि केस 3 है कि केस 4 है। एक एटम का ऑक्सीडेशन है कि एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन है, एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन है, और एक से ज्यादा एटम है, यानी कि केस 2 है। और केस 2 का एन फैक्टर का फॉर्मूला था बच्चों N1 + N2, याद आया, तो चलो N1 N2 निकाल ले क्या, चलो निकालते हैं N1। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, आर्सेनिक +3 से कहां गया, +5, एक आर्सेनिक पे कितने का चेंज, 2 का, एक आर्सेनिक पे कितने का चेंज, 2 का, +3 से +5 ना यार, एक आर्सेनिक पे 2 का चेंज, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने आर्सेनिक है, 2, तो कितने का चेंज, 4 का, तो N1 कितना हो गया, 4। अब आ जाते हैं N2 पे, सल्फर कहां से कहां गया, -2 से +6, कितने का चेंज, 8 का, एक सल्फर पे कितने का चेंज, 8 का, लेफ्ट हैंड साइड में कितने सल्फर है, 3, तो कितने का चेंज, 24 का। तो बताओ एन फैक्टर क्या होगा, 4 + 24 बोले तो 28। ओ भाई, तो बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अच्छा सवाल था क्या। क्लियर। अगर आप अब सीख गए हैं ना यार, तो अगले सवाल का आंसर पूरी क्लास दे दो, ठीक है, अगले सवाल का आंसर पूरी क्लास दे दे, तैयार है क्या। तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन।
डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। ईच कंपोनेंट भैया N2 का भी बताना है, H2 का भी बताना है, अमोनिया का भी बताना है। रूल वही था जो आज है, एन फैक्टर ही तो निकालना है। चेंज हुआ है तो चेंज पता करें और फटाफट इक्विवेलेंट वेट बता दें। चलो सबसे पहले N2 का, सबसे पहले लो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिख दिया, आपकी सहूलियत के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिख दिया। श्रीकांत बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। राहुल किसका लिखा है वो लिखा नहीं, आपने समझ में नहीं आ रहा है। नंबर तो सही है पर किसका है वो पता नहीं। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया मेरे साथ प्लीज, मेरे साथ आप सबका ध्यान चाहिए। सबसे पहले निकालते हैं नाइट्रोजन का। निकालें क्या? तो नाइट्रोजन कहां से कहां गया? 0 से -3। बच्चों में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लिसन केयरफुली। 0 से -3, एक नाइट्रोजन पे कितने का चेंज? 3 का। तो दो नाइट्रोजन पे कितने का चेंज? 6 का। बोलो हाँ या ना। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर बोले तो 6, तो 28/6 बोले तो 14/3 चलेगा। आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कहां से कहां गया? 0 से +1। तो एक हाइड्रोजन पे कितने का चेन? 1 का। तो दो हाइड्रोजन पे कितने का चेन? 2 का। तो कितना आ गया एन फैक्टर? 2। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर बोले तो 1 चलेगा। अब आते हैं अमोनिया पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमोनिया पे देखना। अब अमोनिया में दो एटम है, एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन है। तो सर किसके रिस्पेक्ट में चेंज निकाले? सर किसके रिस्पेक्ट में चेंज निकाले? समझ में आया? अब कैसे निकाला जरा सुनिएगा। जब आप अमोनिया को देखेंगे तो नाइट्रोजन 0 से कहां गया? -3। क्लियर? अब हाइड्रोजन कहां से कहां गया? 0 से +1। ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला। 0 से -3 मतलब वास्तव में हो क्या रहा, इधर लिखता हूं मैं। N2 + H2 से बन रहा है अमोनिया, राइट? तो वास्तव में हो क्या रहा, एक जो है वो रिडक्शन है और एक जो है वो ऑक्सीडेशन है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या ये रिएक्शन अपने आप में रेडॉक्स है? क्या ये रिएक्शन अपने आप में रेडॉक्स है? अरे हाँ। और जब रेडॉक्स है तो किसी रेडॉक्स का जो एन फैक्टर है वो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हुए वो है। किसी रेडॉक्स का जो एन फैक्टर है वो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हुए वो है। बोलो हाँ या ना। तो वास्तव में जो अमोनिया है वो एक रेडॉक्स की तरह है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हुआ। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हुए। तो सिंपल सी बात है यार, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हुए। ठीक है, अब आप जब इसे बैलेंस करोगे, राइट, तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में, सुनना, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होंगे। कितने होंगे? 6। लेकिन याद रखना, कल मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि जो एन फैक्टर होता है वो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कितने लोगों को याद है? हाथ खड़े करना। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन ये हमेशा पर मोल डिफाइन होता है। कितना डिफाइन होता है? पर मोल। कितना किसमें डिफाइन होता है? पर मोल। याद है? किस में डिफाइन होता है? पर मोल। याद है? तो पर मोल है, यानी 2 मोल पे कितने का चेंज है? 6 का। यानी 1 मोल पे कितने का चेंज? 3 का। यानी कि इसका एन फैक्टर कितना है? 3। यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 17/3। बच्चों बड़ा प्यारा है, आपके लिए आसान है, हो सकता था, पर ये उतना आसान नहीं जितना आपने सोचा था। अमोनिया जो कि एक रेडॉक्स है, तो रेडॉक्स का एन फैक्टर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, रेडॉक्स का एन फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट है वो है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट करोगे तो आएंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ऐसे सोच लो ना यार, N2 वाले का 6 है, कितना है? 6। हाइड्रोजन वाले का 2 है। तो आपको कुछ नियम बताया था कि कैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि कैंसिल हो जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना 6 कैंसिल होगा। तो कितना मोल अमोनिया आएगा? 2। तो 2 मोल अमोनिया पे कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं? 6। तो 1 मोल अमोनिया पे कितने होंगे? 3। तो एन फैक्टर कितना होगा? 3। आयुष डिस्प्रपोर्शनेशन कहां से बच्चे? डिस्प्रपोर्शनेशन में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन, एक ही एटम का रिडक्शन होता है। यार कैसी एबीसीडी पढ़ी है आपने? नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपको अलग नहीं दिख रहा है, ये दोनों सेम एटम दिख रहे हैं। यार अलग अलग एटम है, डिस्प्रपोर्शनेशन बोलने का तुक ही नहीं है। किस हिसाब से आपने डिस्प्रपोर्शनेशन कह दिया? ऑल राइट, क्लियर, क्लियर। चलिए तो बच्चों ये सारी जो कहानी थी ये थी इक्विवेलेंट वेट की एंड फैक्टर की। जैसा कि आप यहाँ पे एक रिजल्ट देख सकते हैं, जब आप दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो ऐड करने से अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट बन जाता है। तो ये एक बड़ा फेमस रिजल्ट है, बड़ा फेमस रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो कोई मॉलिक्यूल होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उनका जो
एडिशन है, राइट, इक्विवेलेंट वेट का, वही उस मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट याद रखना है। यहां तक सारा किस्सा था फैक्टर का। अब हमने ये क्यों पढ़ा, जरा सुनिएगा। याद करो, कल ही बात हो गई थी, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से बता देता हूं। जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ा करते थे, तो मोल कंसेप्ट में आपको मैंने 3 मेथड बताए थे। मैंने कहा दुनिया का कोई भी सवाल करना है, कोई भी सवाल करना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, तो सवाल करने के 3 तरीके। सबसे पहला कंसेप्ट मोल कंसेप्ट का, दूसरा कंसेप्ट है पीओएसी का, और तीसरा कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। ये जो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, जो कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे बेस्ड होता है, बोलो याद आया, जो कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे बेस्ड होता है, और जो ये कहता है क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ना सोचो। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ना सोचो। अगर कभी रिएक्शन हुआ, इतना याद रखना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। बच्चों, मोल कंसेप्ट में आपको कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के थोड़े बहुत सवाल कराए गए थे। आज आप हर तरह के सवाल कर सकते हैं। तो चलो करें सवाल। जब भी हम सवाल करेंगे, हम एक ही चीज सोचेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमें ये नहीं सोचना, बस हमें ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करना है। बस हमें ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करना है। क्लियर? और ग्राम इक्विवेलेंट के आपको ढेर सारे फॉर्मूले याद है। चलो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, आप जहां बैठे हैं बोलेंगे यार, इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर, इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर, इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, इज इक्वल टू चार्ज अपॉन फेराडे, इज इक्वल टू आईटी बाई फेराडे। आई होप आप सबको ये सारे फॉर्मूले ग्राम इक्विवेलेंट के याद होंगे। याद है क्या बच्चों? याद है? अगर याद है तो चलो सवाल करते हैं, और हर सवाल में हम यही सोचेंगे कि ए का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बी का बराबर सी का बराबर डी का। चलेगा? शुरू करें क्या? एक सवाल मैं सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप करना, ठीक है? एक मैं सिखाता हूं। तो पहला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर, मुझे सिखाने दो, फिर अगला आप करना, राइट? भले बने तब भी सुनना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट, तस्वीर आ गई मन में, कैन बी ऑक्सीडाइज। तो इमेजिन करो एक कंटेनर में फेरस ऑक्सलेट है, अब हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो सवाल में अगर कभी वर्ड ऑक्सीडाइज बोले और कुछ नहीं बोले, तो आप अपने मन से मान लेना कि वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। तो आप अपने मन से मान लेना कि वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रहा, अगर सवाल में स्पेसिफाइड नहीं है तो। मतलब FeC2O4 का हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना है, मतलब हमें Fe को Fe+3 में कन्वर्ट कराना है, ऑक्सीलेट को CO2 में कन्वर्ट कराना है। क्लियर? तो इमेजिन करो एक बॉटल है, उसमें फेरस ऑक्सलेट। इमेजिन करो एक दूसरा बॉटल है, इसमें KMnO4 है। इमेजिन करो। अब उसने सवाल में ये भी बोल दिया कि जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम। तो अपने को पकड़ना है एसिडिक मीडियम क्यों बोला है, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में जो Mn है +7 से कहा जाता है +2। क्लियर है? ये सब हमें पता चल गया। कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्यों हमने माना वो समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कि KMnO4 के इतने मोल के द्वारा फेरस ऑक्सलेट के कितने मोल ऑक्सीडाइज होंगे। तो मैंने क्या कहा, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ना सोचना, बस ये सोचना अगर ये हुआ तो एक बात तो पक्की है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 हुआ। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ना सोचना, अगर ये हुआ तो एक बात पक्की है कि दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट तो इक्वल है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएं, वेट वाला कि वॉल्यूम वाला कि मोल वाला कि मोलैरिटी वाला कि चार्ज वाला कि करंट वाला? तो देखो ना, डाटा किसका दिया है, मोल वाला। पूछा क्या है, मोल, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मोल का। डाटा किसका दिया है, मोल का। पूछा क्या है, मोल, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मोल का। तो मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल इंटू एन फैक्टर बराबर मोल इंटू एन फैक्टर। क्लियर? तो KMnO4 के मोल कितने हैं, 0.2, एन फैक्टर कितना है, 5। कैसे पता चला, अरे एसिडिक मीडियम है तो +7 से कहां जाएगा, +2, तो कितने का चेंज है, 5 का। तो एन फैक्टर कितना है, 5। फिर आ जाओ आप फेरस ऑक्सलेट में, तो कितने मोल, सर वही तो बताने, एन फैक्टर कितना है। तो बेटा देखो ना, Fe+2 से कहां गया, +2, कितने का चेंज, 1 का। ऑक्सलेट +3 से कहां गया, +4, कितने का चेंज, 1 का। कितने कार्बन है, 2, तो कितने का चेंज, 2 का। तो 2 + 1 3, कुछ याद आ रहा है क्या? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास मोल आ गए 1/3 मोल। अगर हमें ये सवाल करने हैं
तो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लगाना है और कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहता है क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ना सोचो, बस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी करो। चलेगा? चलेगा। अगर आप ये समझ पाए हैं, अगर आप ये सीख पाए हैं कैसे इस सवाल को हमने किया, तो अब मैं आपको सवाल देता हूं, पूरी क्लास को करना है। दूं क्या सवाल? दूं क्या? जल्दी बोलो। हेलो। ऑलराइट, तो अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्सलेट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली बाय 0.3 मोल KMnO4 in acidic medium? Can be oxidized completely by 0.3 mole KMnO4 in acidic medium. एसिडिक मीडियम बोल दिया है, अब फेरिक ऑक्सलेट बोला है, फेरस नहीं, फेरिक ऑक्सलेट। फॉर्मूला सोचो, अभी फॉर्मूला कुछ देर पहले लिखा था, Fe2C2O4 होल थ्राइस, याद आ रहा है क्या? जल्दी से ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट कर देना यार। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरिक ऑक्सलेट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, इक्वेट कर दे। जब आप इक्वेट करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। चलिए अब आप सबका फिर से ध्यान चाहिए, फिर से इमेजिन करो ना, एक कंटेनर में ए है, एक कंटेनर में बी है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ नहीं पता, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट हमें इक्वल करना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर बी। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएं? डाटा किसका दिया है? मोल का, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? मोल का। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, मोल इंटू एन फैक्टर बराबर मोल इंटू एन फैक्टर। किसी बच्चे को डाउट हो, रेज योर हैंड, एंड द आंसर इज 0.25। सोल्यूशन आपके सामने है। एसिडिक मीडियम था, मतलब KMnO4 का एन फैक्टर 5 है, और फेरिक ऑक्सलेट में फेरिक का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन केवल किसका होगा? ऑक्सलेट का। तो C2O4 होल थ्राइस 2 माइनस, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? CO2 में, तो +3 से कहां गया? +4 में। एक कार्बन में एक का चेंज, एक कार्बन में एक का चेंज, तो 6 कार्बन में 6 का चेंज, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 6। रखो वैल्यू, सॉल्व करो ना यार। चलेगा? अगर आप सीख गए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, बढ़िया सवाल, थोड़ा सा इमेजिन करना, डायग्राम बना के तो बन जाएगा, और डायग्राम नहीं बनाओगे तो डिफिकल्ट लगेगा। 2.5 मोल्स ऑफ मिक्सचर, तो इमेजिन करो एक मिक्सचर, उस मिक्सचर में 2.5 मोल है। अब किसके किसके हैं? FeSO4 भी है और Fe2SO4 होल थ्राइस भी है। अब तुरंत दिमाग में चमक जाना चाहिए, 2.5 मोल टोटल है, राइट? तो इमेजिन करो इसके x है, इसके कितने होंगे? 2.5 माइनस x होंगे। समझ पाए? सोचो, मैंने हिंट दिया है, पूरी क्लास से आंसर चाहिए। आपको मैं हिंट दे देता हूं, सवाल का हिंट दे रहा हूं, फेरिक सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो फेरस सल्फेट का ही होगा। फेरिक सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब वो होके भी नहीं होगा। फेरिक सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब वो होकर भी नहीं होगा। जिसने इस सवाल को समझ लिया उससे सवाल पक्का होगा। जिसने मेरी इस बात को समझ लिया उससे सवाल पक्का होगा। यार दूसरा है ही नहीं, ऐसा मानो ना, ऐसा सोचो ना, अपने को बस FeSO4 ही तो निकालना है। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट लगाना है वो FeSO4 और KMnO4 में लगाना है। अब देखो फॉर्मूला किसका लगाना है। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं जरा सुनिएगा। जब आप ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करते हैं ना बच्चों, तो मोल इंटू एन फैक्टर लिखते हैं, चलेगा। लेकिन जब यहाँ मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम लिखते हैं, तो वॉल्यूम ml में दिया है, इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। समझना, जब वॉल्यूम लीटर में होगा तभी वो ग्राम इक्विवेलेंट होगा। जब वॉल्यूम लीटर में नहीं मिलीलीटर में होगा तो वो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, वो मिलीग्राम इक्विवेलेंट होगा। मतलब अगर राइट हैंड साइड में आपने मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिखा तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मिली लिखो, या तो लेफ्ट हैंड साइड में ग्राम इक्विवेलेंट लिखा तो राइट हैंड साइड में भी ग्राम लिखो ना यार। तो बस यहीं पे आप गलती करते हैं, और जिसने ये गलती नहीं करी उससे सवाल बनता है। तो आपको मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। इस सवाल का जो सॉल्यूशन है, मैंने कहा
फेरिक सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडेशन केवल फेरस सल्फेट का होगा। तो अपने को जो इक्वेट करना है ग्राम इक्विवेलेंट, वो फेरस सल्फेट और केमनोफोर का इक्वेट करना है। तो मोल इनटू एन फैक्टर बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, सॉल्व किया, एन की वैल्यू आ गई 0.5। टोटल 2.5 मोल थे, उसमें से 0.5 मोल FeSO4 के हैं, तो फेरिक कितना होगा माइनस कर दिया। इन सवालों को एक बार फिर से करना बाद में, ठीक है, इन सवालों को एक बार बाद में जरूर करना। जिन बच्चों से पहली बार में नहीं बन रहे उनको मैं कह रहा हूं, यहाँ पे एक अप्रोच होता है, यहाँ पे कंसेप्ट होता है, वो दिमाग में सेट होना चाहिए। हो गया तो हर सवाल में वही चल रहा है। तो जो लोग पहली बार में नहीं कैच कर पाए ना, उसे एक बार जरूर बाद में सॉल्व कर लेना, राइट। जो लोग नहीं कर पाए, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, पर जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए, अगर आप समझ गए यार, एक बार ढंग से रिवाइज कर लो, तीनों सवाल समझ गए तो अगले सवाल में पूरी क्लास का आंसर चाहिए। एक बार मैं तीनों सवाल आपको फटाफट रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। पहले में क्या किया, ग्राम इक्वेट इक्वेट किया, ठीक है, हम मोल का लगाया। दूसरे में क्या किया, फिर से ग्राम इक्वेट इक्वेट किया, बस देखना था फैक्टर कितना निकालना है। तीसरे में भी हमने बस समझा, ये जाना कि फेरिक का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एक का होगा, उसको एक्स माना, वहां से सॉल्व किया, और फिर वहां से हमारे पास मोल आ गया। अगर आप इसे समझ पाए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, पूरी क्लास से मुझे आंसर चाहिए। मुझे लगा ये चैप्टर आज हो जाएगा, पर वही है कि पहली क्लास है तो मैं टाइम एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो 10 से 15 मिनट का बचेगा कुछ, तो जो मैं कल से एक्सटेंड करूंगा, अदरवाइज ये आज ही हो जाता। थोड़ा सा बचेगा बस, लास्ट क्लास होती तो एक्सटेंड कर लेते अपन, नहीं, बट फर्स्ट है तो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, बहुत बढ़िया हिंट है यार, इस बार आपसे पूछा है टू व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट सेलेनियम वाज कन्वर्टेड इन दिस रिएक्शन। अपने को सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। सवाल को समझिएगा बच्चों, इमेजिन करो हमारे पास एक कंटेनर है। सवाल बड़ा दिखने से बड़ा नहीं होता, अगर आपने डायग्राम बनाने की फील कर लिया तो बहुत आसान सवाल है। पहले वाले कंटेनर में सेलेनियम ऑक्साइड है, इसका 0.05 मोलर है और इसका 12.5 ml है, राइट। और दूसरे वाले कंटेनर में वो कह रहा है कि रिएक्शन हो रही है, तो जो रिएक्शन हो रही है वो क्रोमेट सल्फेट से हो रही है, जिसका 0.1 मोलर है और ये वॉल्यूम 25 ml दे रखा है। सिंपल सी बात है कि उसने हमें बोल दिया कि जो क्रोमियम है वो +2 से +3 में जा रहा है, मतलब भाई इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा तो एक चीज तो समझ जाओ कि बगल वाले का रिडक्शन हुआ। मतलब एक बात तो पक्की है कि सेलेनियम ऑक्साइड में सेलेनियम जो +4 पे है, पक्का अपने किसी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया होगा। अब वो कहां गया है वो हमें नहीं पता है, बट हमें ये जरूर समझ में आ गया कि वो पक्का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया है। वो कहां गया है हमें सवाल के हिसाब से पता करना होगा। तो पल भर के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि जो सेलेनियम है +4 से कहीं गया होगा। तो एक बात तो पक्की है, जहां गया होगा एंड फैक्टर उसी के हिसाब से आएगा। क्योंकि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें नहीं पता। दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट हमें करना इक्वेट है, और जो ग्राम इक्विवेलेंट में सबसे बड़ा हमारे सामने हर्डल है वो है एन फैक्टर का। और जो एन फैक्टर होता है वो होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो अपन ने क्या सोचा यार कि एन फैक्टर निकालना है, तो काश हमें यह पता चल जाता कि इसमें चेंज कितने का है, पर वही तो नहीं पता। पर यह जरूर पता है कि जहां पर भी गया होगा इसका जो एन फैक्टर होगा, इसका जो वैलेंस फैक्टर होगा, वो यही चेंज होगा, यानी 4 - a होगा। तो पल भर के लिए मान लो इसका एन फैक्टर 4 - a है। अब ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगा दो। अब वॉल्यूम दोनों जगह ml में है, मेरी बात को सुनिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी वॉल्यूम ml में है, राइट हैंड साइड में भी वॉल्यूम ml में, तो उसे लीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप ऐसा समझो ना कि आप ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिख रहे हो, तो उसे नहीं बदलो, उससे आसानी सॉल्व होगा। जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने एक ही वैल्यू आती है 0, यानी कि जो सेलेनियम है वो +4 से 0 में गया, ऐसा हमने इस न्यूमेरिकल हिसाब से सॉल्व किया, राइट। आप सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हो कि वो +4 से +2 में जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन इन दिस प्रॉब्लम वो कहां गया है बच्चों, 0 पर। इज दिस क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, अपने ने मान लिया कि वहां तक गया है और फिर उससे कैलकुलेट किया। किसी बच्चे को डाउट है क्या? यार अगर आपको अब समझ में आ गया तो अगले सवाल का आंसर पूरी क्लास दे दे,
ठीक है, एक और सवाल है आप सबके लिए स्क्रीन पर, जरा देखिएगा, एक बार इसे ढंग से देख लो। किस बच्चे को डाउट हो किसी स्टेप पे पूछ लो, पहले किसी बच्चे को किसी स्टेप पे डाउट हो पूछ लो, और फिर आखिरी सवाल मुझे पूरी क्लास से आंसर चाहिए। बड़ा सिंपल सवाल है, पूरी क्लास से आंसर चाहिए। लास्ट स्टेप बेटा, इसे सॉल्व करोगे ना तो 4 माइनस ए की वैल्यू आएगी, राइट, वहां से ए की वैल्यू 0 आएगी। इसे सॉल्व तो करो एक बार, इसे सॉल्व करो आप खुद से। यहां पे लिखा है 0.05 इंटू 4 माइनस ए इंटू 12.5 इसका 0.1 इंटू 125। इसे सॉल्व करिए, आपके सामने 4 माइनस ए कोई नंबर आएगा ना, फिर वहां से ही निकालो। 4 माइनस ए क्यों किए? मान लो मैंने fe प्लस 2 से fe प्लस 3 लिखा होता, तो मुझे बताओ आप इसका एन फैक्टर कैसे निकालते? आप मुझे बताओ इसका एन फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करते, क्या अप्रोच होती, एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? चेंज ना, तो चेंज आप कैसे निकालते? 3 माइनस 2 करते, 2 माइनस 3 करते? बोलो, चेंज कैसे निकालते हैं? ऑल राइट, तो आपने कहा सर हम 3 माइनस 2 करते, ठीक है सर, हम 3 माइनस 2 करते क्योंकि आप मान के चल रहे हम बड़ा माइनस छोटा करेंगे। सुनिएगा, मान लो मैंने सवाल आपसे ऐसे पूछा होता, fe प्लस 2 से fe गया, अभी बताओ चेंज कितने का हुआ? बताओ ना यार, चेंज कितने का हुआ? अब आप क्या कहोगे, 2 माइनस 0। तो रूल क्या है, 3 माइनस 2 का राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड का, कि लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड का? रूल है बड़ा माइनस छोटा का, रूल है बड़ा माइनस छोटा का। क्लियर? तो कंसेप्ट दिमाग में ये रखना है, जब कभी हम चेंज निकालते हैं, क्या निकालते हैं? चेंज। सुन लो, जिन बच्चों का डाउट है, जब कभी हम चेंज निकालते हैं, राइट, जब कभी हम चेंज निकालते हैं तो चेंज का तरीका होता है बड़ा माइनस छोटा। अब आज हमें पता चल गया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो पक्की बात है सेलेनियम का रिडक्शन हुआ है। अब सेलेनियम का रिडक्शन हुआ है, पक्की बात है +4 से छोटा होगा, तो जो डिफरेंस है वो 4 माइनस ए ही तो होगा ना बेटा, जो डिफरेंस है वो 4 माइनस ए ही तो। हाँ, बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं सर आपने एन फैक्टर को a माइनस 4 क्यों नहीं लिखा? नहीं लिख सकते क्योंकि ए छोटा है। सर आपको कैसे पता चला ये छोटा है? क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो भाई इसका रिडक्शन ही तो होगा ना यार, जब रिडक्शन होगा तो अगला वाला छोटा ही तो होगा। समझ पाए क्या? ऑल राइट, तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किया, यहां से हमारे सामने वैल्यू आ गई ए की, वो कितनी है? 0। अभी सबको क्लियर है? अभी सबको क्लियर है? ऑल राइट, अगर क्लियर है तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। अंजलि ने सबसे पहले आंसर दे दिया है, देखते हैं सवाल का आंसर सही है कि गलत है। सांभवी ने उसके बाद आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ हमें नहीं पता, कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लगाइए ना। अब वॉल्यूम एमएल में है तो दोनों तरफ एमएल है तो एमएल में रहने दीजिए, कोई लीटर होता तो कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया लाइन से सही। सबसे पहले जिस बच्चे ने आंसर दिया उसका नाम है अंजलि, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रंट ऑफ यू 0.1। किसी बच्चे को डाउट रेज हो यार, डाउट हो ही नहीं सकता इसमें, मैं मान ही नहीं सकता, जबरदस्ती का डाउट आएगा। ऑलराइट, कोई दिक्कत? डन। ऑलराइट, यहां तक बच्चों हमारा था रेडॉक्स का एक सेक्शन, और जिसमें हमने बात करी कैसे फैक्टर निकालें, कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालें, ये सारी चीजें करी। अब इसके बाद एक चैप्टर का आखिरी सेक्शन आता है, दैट इज बैलेंसिंग। ठीक है, तो बैलेंसिंग आज हो नहीं पाएगा, तो उसे मैं यहां से, आज हो नहीं पाएगा तो उसे आज मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा। कल मैं क्लास और लूंगा आधे घंटे की, राइट, तो कल पूरी क्लास लेनी नहीं पड़ेगी, कल मैं हाफ एन आवर की क्लास और लूंगा, तो ये बैलेंसिंग वाला भी अपना हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क आप अटेम्प्ट करना, लेकिन जो होमवर्क है वो पूरा कर पाओगे कल की क्लास के बाद। तो होमवर्क आप सबके सामने स्क्रीन पर, मैं क्लास का हैंडआउट भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। नहीं बेटा, टाइम नहीं है ना यार, वो 15 मिनट में होगा नहीं। प्रियांशु कह रहा है कि सर वो आज ही हो जाए, यार वो आज होगा नहीं, फिर जल्दबाजी में करने से मतलब नहीं। इट विल टेक सम टाइम, बट ढंग से करेंगे ना, बैलेंसिंग भी है और मुझे ट्रिक भी बतानी है, फिर वो सब जल्दी में होगा तो कल कर लेंगे, राइट। किस चीज की जल्दी, आधे घंटे और सही, आधे घंटे और सही है ना, कल कर लेंगे। तो अभी आप सबके सामने जो होमवर्क है आप अटेम्प्ट करना, बट जैसा मैंने कहा बैलेंसिंग के सवाल नहीं करोगे तो वो कल कर लेंगे, राइट। मैं भी आपको क्लास का हैंडआउट शेयर कर रहा हूँ, और आज के लिए इतना ही। जितना पढ़ा है आप सबसे रिक्वेस्ट रिवाइज करिएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि कल की क्लास का जो हैंडआउट उसमें मेरा हैंड रिटन नहीं आया, तो मैं चेक करता हूँ, हुआ तो उसे चेंज कर दूंगा।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। हैंडआउट में शेयर कर रहा हूं, 1 सेकंड। आप सबके सामने भी पॉपअप आएगा, पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से अभी सब कुछ है, मैंने चेक कर लिया जस्ट अभी, सब कुछ ओके है। फिर भी कुछ हो तो मुझे अभी बता देना, ठीक है। अभी आप सबके पास से एक पॉपअप आएगा, आ गया होगा शायद, और पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आ गया होगा पॉपअप, मिल गया आज की क्लास का हैंडआउट। ऑलराइट, तो यही हैंडआउट मैं लिंक पर भी सेव कर दूंगा, वो लिंक पे देख लेना आदित्य बेटा, ठीक है। उसमें देखूंगा मैं कल का जो हैंडआउट उसको चेंज करना पड़ेगा अगर तो ये आपको लिंक पर मिल जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं उसे चेक करके उसमें कर दूंगा, राइट। पढ़ते रहिए और पूरे ताकत से, पूरे जुनून से पढ़ते रहिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, पूरी मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो कल हम रेडॉक्स का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।